धर्मपुर गांव की माटी में आज एक अजीब सी महक थी। ये महक पसीने, उम्मीद और खेतों में पक चुकी सुनहरी गेहूं की फसल की थी। सुनीता, तनिक इधर तो आ। देख, इस बार बालियों में कैसा दाना भरा है। ऐसा लगता है जैसे खेत में सोना बिछा हो। सच कह रहे हो जी, इन हाथों के छाले आज सार्थक हो गए। बच्चों के लिए इस बार भरपेट अनाज होगा। हाँ सुनीता, इस बार फसल कटते ही सबसे पहले सेठ हरिराम का वो पुराना कर्जा चुकाऊंगा। बहुत भारी हो गया है उसका ब्याज। और बिरजू के लिए किताबें? वो कल भी पूछ रहा था कि बापू नई किताबें कब लाएंगे। सब आएगा, बिरजू की किताबें भी और मीना के लिए नए कपड़े भी। अब बस 2 दिन की बात है, फसल कटाई शुरू कर देंगे। रामधन की आंखों में चमक थी, लेकिन आसमान के एक कोने में उठ रहे काले बादलों ने जैसे कुछ और ही तय कर रखा था। बापू, बापू, देखो उधर आसमान कैसा काला हो गया है। हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। अरे, ये तो बेमौसम की घटा है। भगवान, ऐसा मत करना। अभी तो निवाला मुंह तक भी नहीं पहुंचा है। जी, हवा बहुत तेज हो गई है। कुछ बूंदें भी गिरने लगी हैं। क्या हम फसल ढक सकते हैं? इतनी बड़ी फसल को कैसे ढकेंगे सुनीता? त्रिपाल भी तो नहीं है हमारे पास। हे राम, ये बारिश तो तेज होती जा रही है। देखते ही देखते आसमान टूट पड़ा। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने धर्मपुर को अपनी चपेट में ले लिया। रामधन और सुनीता बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते हुए देखते रहे। सब खत्म हो गया सुनीता, सब कुछ बह गया। बालियां टूटकर पानी में गिर गई। मेरा सोना कीचड़ बन गया। धीरज रखो जी, जो विधाता की मर्जी। हम मेहनत मजूरी कर लेंगे, पर आप ऐसे मत टूटिए। बच्चे डर रहे हैं। माँ, बापू क्यों रो रहे हैं? क्या अब हमारे घर रोटी नहीं बनेगी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बापू बस थक गए हैं। चलो अंदर चलो, बाहर बहुत भीग जाओगे। अगली सुबह धर्मपुर का नजारा श्मशान जैसा था। हर किसान के चेहरे पर मातम था, लेकिन रामधन के दरवाजे पर मौत से भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी थी। सेठ हरिराम। रामधन, बाहर आ। रात भर की बारिश ने तो गांव धो दिया, लेकिन मेरा कर्ज कौन धोएगा? सेठ जी, आप तो सब देख रहे हैं। मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे बच्चों के खाने तक को कुछ नहीं बचा है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। समय? पिछले 3 साल से समय ही तो दे रहा हूं। ब्याज पर ब्याज चढ़कर मूलधन से दुगना हो गया है। अब और समय नहीं मिलेगा। सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। अगली फसल पर पाई पाई चुका देंगे। दया कीजिए। दया धर्म की बातें मंदिर में अच्छी लगती है सुनीता। मुझे मेरा पैसा चाहिए। रामधन, अंगूठा लगा इस कागज पर। तेरी वो 5 बीघा जमीन आज से मेरी हुई। नहीं सेठ जी, वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। उसे मत छीनिए। हम आपके खेत में जीवन भर मजदूरी कर लेंगे, पर मेरी जमीन छोड़ दीजिए। मजदूरी तो तुम वैसे भी करोगे। जमीन के कागज मैंने पंचायत से पक्के करवा लिए हैं। कल सुबह तक ये घर और जमीन खाली कर देना। सेठ हरिराम अपने मुनीम के साथ वहां से चला गया और रामधन के परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं बर्बाद हो गया सुनीता। मैं अपने बच्चों को एक छत भी नहीं दे पाया। मैं कैसा पिता हूं? आप हमारे भगवान हैं जी। जमीन गई है, जान नहीं। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। हम ये गांव ही छोड़ देंगे। हम कहाँ जाएंगे माँ? मेरा दोस्त रमन इसी गांव में रहता है। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। हम गांव के बाहर उस पार वाले जंगल के किनारे अपनी नई दुनिया बसाएंगे बेटा। वहां हम सब साथ रहेंगे। अगली सुबह बिना किसी शोर शराबे के रामधन और उसका परिवार अपने सिर पर कपड़ों और कुछ बर्तनों की गठरी रखे धर्मपुर की सीमा से बाहर निकल रहा था। इस गांव ने बहुत कुछ दिया और एक ही रात में सब छीन लिया। पीछे मुड़कर मत देखिए जी। जो छूट गया वो हमारा था ही नहीं।
अब आगे का सोचना है। जंगल के किनारे एक पुरानी आधी टूटी हुई झोपड़ी थी। रामधन ने दिन भर मेहनत करके घास फूस से उसकी छत को ठीक किया। आज की रात यहीं काटनी होगी। कल से जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। मैंने मिट्टी का चूल्हा बना लिया है। थोड़ा सा आटा बचा था, उसकी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, इस झोपड़ी में बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। डर मत मीना, मैं हूँ ना। बापू कल हमारे लिए बहुत सारी लकड़ियाँ लाएंगे, फिर हम आग जलाएंगे। क्या हम कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे सुनीता? जरूर निकलेंगे। ये अंधेरा हमारी परीक्षा ले रहा है, बस आप हौसला मत हारना। झोपड़ी के उस अंधेरे में चूल्हे की हल्की सी आंच के सामने बैठा वो परिवार अपना दर्द छिपाकर कल की एक नई उम्मीद बुन रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामधन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अब जमीन नहीं, बल्कि ये कुल्हाड़ी ही उसके परिवार का पेट पालने का एकमात्र जरिया थी। ये पेड़ भी अजीब है, खुद कट जाते हैं ताकि दूसरों का चूल्हा जल सके। आज ज्यादा लकड़ियां काटनी होगी, घर में नमक भी नहीं है। शाम तक रामधन अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लादे बाजार पहुंचा। पसीने से लथपथ रामधन ने लकड़ियां बेचीं और कुछ पैसे लेकर घर लौटा। आ गए आप? आज तो बहुत देर हो गई। लाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं पानी देती हूँ। ये लकड़ियां बेचना बहुत मुश्किल है सुनीता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त के अनाज लायक ही पैसे मिल पाते हैं। बापू, कल मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगा, मैं भी लकड़ियाँ काटूंगा। नहीं बेटा, तेरे हाथ अभी कुल्हाड़ी उठाने के लिए नहीं बने हैं। तू घर पर अपनी माँ का हाथ बटा। जी, मैं एक बात सोच रही थी। हम सिर्फ जलाने वाली लकड़ियां ही क्यों बेचते हैं? जंगल में तो कई मजबूत और अच्छी लकड़ियां भी मिलती हैं। तो उनका और क्या करें? लोग तो चूल्हा जलाने के लिए ही लकड़ी खरीदते हैं। मेरे पिताजी लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने, चम्मच और प्याले बनाते थे। मैंने उन्हें बचपन में देखा है। अगर हम मजबूत लकड़ियों से घर के काम आने वाली चीजें बनाएं, तो बाजार में उनके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बात तो तुम पते की कह रही हो, लेकिन क्या वो चीजें कोई खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? जलाने वाली लकड़ी एक दिन चलती है और ये चीजें सालों साल। आप कल से कुछ चौड़ी और नरम लकड़ियां छाट कर लाइएगा। सुनीता की इस बात ने रामधन के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। अगले दिन से रामधन सिर्फ जलाने वाली लकड़ियां ही नहीं, बल्कि अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां भी चुन चुन कर लाने लगा। ये लकड़ी एकदम सही है। बिरजू, जाकर थोड़ा सा रेतीला पत्थर ले आ। हमें इन लकड़ियों को घिसकर चिकना करना होगा। अभी लाया माँ। मीना, तू भी चल मेरे साथ पत्थर खोजने। धीरे धीरे सुनीता के हाथों का हुनर निखरने लगा। उसने लकड़ी के सुंदर चम्मच, कटोरियां और छोटे छोटे बच्चों के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। रामधन अब जब बाजार जाता तो उसके सिर पर एक टोकरी होती थी, जिसमें सुनीता की बनाई हुई चीजें सजी होती थीं। आइए भैया, मजबूत लकड़ी के चम्मच ले जाइए, बच्चों के लिए खिलौने ले जाइए। अरे रामधन, ये सब तूने बनाया है? ये प्याला तो बहुत मजबूत और सुंदर लग रहा है। कितने का है? ये 10 रुपए का है भैया, पूरी तरह पक्की लकड़ी का है, सालों साल चलेगा। ठीक है, मुझे 4 प्याले और 2 खिलौने दे दे, मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। कुछ ही हफ्तों में रामधन के लकड़ी के सामान की चर्चा पूरे बाजार और आसपास के गांवों में होने लगी। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। ये बात जब सेठ हरिराम के कानों तक पहुंची तो उसके सीने पर सांप लौटने लगा। वो भिखारी रामधन अब लकड़ी का व्यापारी बन गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के बाजार में अपना सामान बेचने की? सेठ जी, उसकी औरत के हाथों में जादू है। लोग उसके बनाए सामान को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। मुझे ये सब नहीं सुनना। वो मेरे कर्ज के तले दबा था और हमेशा दबा ही रहना चाहिए। कल ही जाकर उसे चेतावनी दो कि वो इस बाजार में कदम ना रखे। अगले दिन बाजार में रामधन अपनी टोकरी लेकर बैठा ही था कि सेठ हरिराम के आदमी वहां आ पहुंचे। ए रामधन, अपनी ये टोकरी उठा और यहाँ से दफा हो जा। सेठ जी का हुक्म है कि तू इस बाजार में अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा।
क्यों भैया, मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूं? मैं तो अपनी मेहनत की रोटी खा रहा हूं। ज्यादा जुबान मत लड़ा। ये बाजार सेठ जी की जमीन पर लगता है। अगर कल से तू यहां दिखा तो तेरी ये लकड़ियां तेरे ही सिर पर फोड़ दी जाएंगी। रामधन भारी मन से अपनी टोकरी उठाकर घर लौट आया। रामधन का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुनीता सब समझ गईं। क्या हुआ जी? आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? किसी ने कुछ कहा क्या? सेठ ने मुझे बाजार में बैठने से मना कर दिया है सुनीता। वो हमें किसी हाल में जीने नहीं देगा। बापू, हम किसी और गांव के बाजार में चले जाएंगे। हमें उस दुष्ट सेठ की कोई जरूरत नहीं है। बिरजू सही कह रहा है जी। रास्ते बंद होते हैं तो नए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। हम हार नहीं मानेंगे। पर कब तक भागेंगे सुनीता? वो सेठ बहुत रसूखदार है। भागना नहीं है, डट कर खड़े रहना है। आज हम चुप बैठे तो कल वो हमें जंगल से भी निकाल देगा। रात का अंधेरा घिर आया था, लेकिन इस बार झोपड़ी में केवल डर नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठने वाले एक बड़े संघर्ष की सुगबुगाहट थी। तनाव हवा में तैर रहा था। सेठ की धमकियों के बावजूद रामधन और सुनीता ने अपना काम नहीं रोका। उन्होंने आसपास के दूसरे गांवों में पैदल जाकर अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। उनके काम की सफाई और ईमानदारी के कारण उनका व्यापार और बढ़ने लगा। सुनीता, आज तो कमाल हो गया। पास वाले चंदनपुर गांव के सरपंच ने अपनी बेटी की शादी के लिए लकड़ी के 50 बर्तनों का बड़ा काम दिया है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बच्चों, आज हम गुड़ वाले चावल खाएंगे। वाह, मैं कल से आपके काम में और ज्यादा मदद करूंगा बापू। रामधन की ये बढ़ती ख्याति सेठ हरिराम को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने पंचायत बुलाकर रामधन पर जंगल की बेशकीमती लकड़ी चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। पंचो, ये रामधन सीधा दिखने का नाटक करता है, लेकिन असल में ये चोर है। ये रात के अंधेरे में जंगल से बेशकीमती चंदन और सागौन की लकड़ियां काटता है और उनसे बर्तन बनाकर बेचता है। रामधन, क्या सेठ हरिराम जो कह रहे हैं वो सच है? अगर तुमने सरकारी जंगल से कीमती लकड़ी चुराई है तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूं, पर मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं केवल वही सूखी लकड़ियां लाता हूं जो जमीन पर गिर जाती है या जो जलावन के काम आती है। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। ये झूठ बोल रहा है। इसके घर पर अभी भी चोरी की लकड़ियां पड़ी हैं। मैंने खुद अपने आदमियों से पता करवाया है। पंचो, अगर सेठ जी इतने ही सच्चे हैं तो चलिए हमारे घर। अगर हमारे घर से एक भी कीमती लकड़ी का टुकड़ा निकल जाए तो हम अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ देंगे। पूरी पंचायत रामधन की झोपड़ी की ओर चल पड़ी। सेठ हरिराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने पिछली रात अपने आदमियों से रामधन की झोपड़ी के पीछे कुछ कीमती लकड़ियां छुपवा दी थीं। देखो पंचो, ये पड़ी हैं चंदन की लकड़ियां। अब बताओ रामधन, ये क्या है? ये लकड़ियां मेरी नहीं है। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। चोर कभी अपनी चोरी नहीं मानता। मुखिया जी, अब इसे सजा सुनाइए। तभी भीड़ में से चंदनपुर गांव का सरपंच आगे आया, जो किसी काम से धर्मपुर आया हुआ था। रुकिए मुखिया जी, ये लकड़ियां रामधन की नहीं हो सकती। कल रात जब मैं अपने गांव लौट रहा था, तब मैंने सेठ हरिराम के इन 2 आदमियों को रामधन की झोपड़ी के पीछे गठरी रखते हुए देखा था। मुझे लगा शायद ये लोग कोई सामान रख रहे हैं, पर अब समझ आया कि ये साजिश थी। नहीं नहीं, हम तो वहां गए ही नहीं थे। झूठ मत बोल। अगर पंचायत ने कड़ाई से पूछताछ की तो सारी सच्चाई उगल दोगे। सरपंच की बात सुनकर सेठ के आदमी डर गए और उन्होंने सच उगल दिया। पंचायत के सामने सेठ हरिराम का पर्दाफाश हो गया। सेठ हरिराम, तुमने एक ईमानदार और गरीब आदमी को फंसाने की जो नीच हरकत की है, उसके लिए पंचायत तुम पर भारी जुर्माना लगाती है। और तुम्हारी वो जमीन जो तुमने धोखे से रामधन से ली थी, वो आज ही रामधन को वापस करनी होगी। मुझसे गलती हो गई मुखिया जी। मैं पंचायत का फैसला मानता हूं। धर्मपुर के लोगों ने पहली बार किसी गरीब को न्याय मिलते देखा था। रामधन की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामधन, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई के आगे बड़े बड़े सेठों को भी झुकना पड़ता है।
हमारी पंचायत को अब तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। सही कह रहे हैं काका, मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि अगली पंचायत से रामधन इस गांव के उप मुखिया के रूप में मेरे साथ बैठे। ये मेरा सौभाग्य है मुखिया जी, पर मेरी असली ताकत मेरी पत्नी और मेरा परिवार है। रात का समय था। रामधन और सुनीता अपनी पुरानी जमीन और घर वापस पाकर बहुत खुश थे। आंगन में बैठकर दोनों खुले आसमान को देख रहे थे। आज ऐसा लग रहा है सुनीता, जैसे आसमान के सारे सितारे हमारे ही आंगन में उतर आए हों। सितारे तो हमेशा यहीं थे जी, बस बादलों ने उन्हें छिपा रखा था। हमारी मेहनत की आंधी ने उन बादलों को उड़ा दिया। बापू, अब तो हम हमेशा इसी घर में रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब ये घर और ये जमीन हमेशा हमारी है, और कल से तेरी पढ़ाई भी फिर से शुरू होगी। और मेरे लिए नए कपड़े? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए नए कपड़े भी आएंगे। धर्मपुर गांव में अब खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी डर की नहीं बल्कि सुकून की थी। रामधन के परिवार ने साबित कर दिया था कि संघर्ष की भट्टी में तपकर ही इंसान सोना बनता है।